हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं कैम्प्स के बारे में। कैम्प्स को लेकर खबरें हैं मार्केट में कि कैम्प से उसके प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं। 19.87% जो उनका स्टेक था वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और पहले ये स्टेक 30% के आसपास था, 30.98 था। ग्रेट ट्रेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, और 19.87 भी एग्जिट कर रहे हैं। ऐसे में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रमोटर ही एग्जिट करने लगे कंपनी से, तो कंपनी में दम बचा है क्या? कंपनी में किस तरह की सिचुएशन रहेगी? तो देखो, कंपनी 2 तरीके से रन होती है। इस बात को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि एक तो जो प्रमोटर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहते हैं मेन, और वो कंपनी को रन करते हैं। सेकंड तरीका होता है कि ये प्योर प्रोफेशनली रन कंपनी होती है, जिसमें एफआईआईज़, डीआईआईज़ ये बोर्ड में रहते हैं और ये कंपनी को रन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह के मैंने पहले भी बताया हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात करने लगे, उसके इन्वेस्टर्स की बात करने लगे, सो देयर इज़ नो प्रमोटर राइट नाउ। एफआईआईज़, डीआईआईज़ और पब्लिक, बस इनके हाथ में पूरी कंपनी है। एचडीएफसी बैंक की भी हम बात करने लगे, तो एचडीएफसी बैंक भी इसी तरह की कंपनी है, जिसमें प्रमोटर पहले 25% तक थे, जो एचडीएफसी लिमिटेड था, और एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक आपस में मर्ज हो गए, और एचडीएफसी लिमिटेड में प्रमोटर 0 थे, तो यहाँ पर भी प्रमोटर अब 0 हो गए, और पूरी कंपनी यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई के थ्रू चल रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो प्रोफेशनली रन होती हैं। नाउ जब यहाँ से ये एग्ज़िट कर रहे हैं प्रमोटर्स, तो ये शेयर होल्डिंग किसके पास जा रही है, इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर कैम्प्स की बात करने लगें वापस से, और कैम्प्स में जाएँ, तो इन्वेस्टर्स में जाते हैं, जो 19.87% इनके पास था, ये निकल रहे हैं। तो यहाँ ट्रेड्स में जाते हैं, और ट्रेड्स में जाकर बल्क डील में देखते हैं, तो 4 दिसंबर को और 3 नवंबर तो पीछे की बात है, 4 दिसंबर को अगर हम देखें, तो ग्रेट ट्रेन इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं एट द रेट 2766, और यही सारे शेयर्स एक्चुअल में बाय कर लिए गए यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने, इंडिया एक्रॉन, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनले, सुंदरम बीएनपी परिवास, मॉर्गन स्टैनले एशिया, आईआईएफएल, गोल्डमैन सैक्स, बिरला एंड यूटीआई मिड कैप, यानी कि सारा का सारा ये होल्डिंग डीआईआई एंड एफआईआई ने यहाँ पर बाय कर लिया। अब जब डीआईआई और बाईआई ने यहाँ पर बाय कर लिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने बेचा तो पब्लिक के पास माल चला गया, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग हैंड ने बेचा तो दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड के पास चला गया। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब 19% हिस्सेदारी लेकर बैठे हों कोई प्रमोटर, और बाकी वहां पर डीआईआई, एफआईआई भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे इस केस में देखें, एफआईआई इज हैविंग 38.61%, राइट। तो ये एक अच्छा बड़ा नंबर है, और यहाँ पर जब वो इतना बड़ा नंबर लेकर बैठे हैं, तो उनकी भी यहाँ पर चलती है अच्छे से, और पहले 22% था। तो यहाँ पर काफ़ी क्लैश भी आते हैं कि यार देखो, कंपनी आप चलाओगे, हम चलाएँगे, एक बार डिसाइड कर लो। तो ऐसे में बहुत सारे रीज़न्स भी बनते हैं, वो एग्ज़िट भी कर लेते हैं। तो उस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में ही रहे। अब अगर आप यहाँ पर पब्लिक में देखोगे, तो पब्लिक में अभी भी मीन्स यहाँ पर 32% जो पहले हिस्सेदारी थी, अभी कम होकर 25 हो गई है। नाउ इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि इस 25 में से भी 3% के आसपास, जो बेसिकली एचडीएफसी लिमिटेड वगैरह, इन सबको अलग दिखा दिया गया होगा। लेकिन 25.48 में से भी 3% स्ट्रॉन्ग हैंड में है। वो एक ही के पास है, आशीष जी के पास, और बची हुई 22% यहाँ पर पब्लिक के पास है। अभी इस सिनेरियो में जब वापस से शेयर होल्डर मीन्स सारा जो प्रमोटर्स हैं एग्जिट कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रही है, तो वो ये रिस्क बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। जो यहाँ पर रिस्क सबको नजर आ रहा होगा कि अब कंपनी का क्या होगा, तो सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें ये देखना है कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करने लगे, तो कंपनी एज यूजुअल बेस्ट एवर परफॉर्मेंस में है। अभी 297 करोड़ रुपीस का लास्ट 12 मंथ्स का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, जो हाईएस्ट एवर है। रेवेन्यू 969 करोड़ की हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो लगातार अच्छे रिजल्ट्स हैं। मींस जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इसको कंपेयर करें, तो 162 करोड़ से बढ़कर 216 करोड़, 216 से 232, 232 से 255। इन द सेम मैनर यहाँ पर 55 करोड़ के नेट प्रॉफिट से इंक्रीज होकर 65, 65 से 70 एंड 70 से 80। तो ये सारे अच्छे नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस होने के साथ में एक और अच्छी बात है कि जैसे जैसे मार्केट अच्छा कर रही है, यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी,
क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट ने अच्छा करना शुरू किया, और जब स्टॉक मार्केट अच्छा करना शुरू करती है तो एसआईपी के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाईएस्ट एवर एसआईपीज अभी हो रही हैं, और अगर हम वैल्यू क्रिएशन की बात करें तो जो पैसा अपना रिजर्व 169 करोड़ था वो इंक्रीज होकर 750 करोड़ हो गया। तो ये कंटिन्यूअस यहाँ से ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये बिकवाली आई, इसका इंपैक्ट क्या आया। तो देखो, इसका इंपैक्ट ना के बराबर है। आप एक चीज समझो, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न पहले से बना हुआ है, हालांकि इस स्टॉक को हम पहले से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और जब हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था तब स्टॉक प्राइस काफी नीचे था, 2400 के आसपास का स्टॉक प्राइस था जब हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद लगातार ऊपर गया, और यही चार्ट पैटर्न्स बनाकर तब भी डिस्कस किया था। और ये जो इसका पैटर्न बनता है यहां से, इस पैटर्न के बेस पर जो इसका टेक्निकल टारगेट है वो काफी ऊपर है, और सिर्फ यही टेक्निकल टारगेट नहीं है, एक और टेक्निकल टारगेट बनेगा। तो यहां से इसने ब्रेकआउट भी दिया, आप ध्यान से समझो इस बात को कि इस स्टॉक ने यहां से ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी आई। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद में ऊपर जाकर नीचे भी आना शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर ये प्रमोटर्स ने एग्जिट किया। लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझो, जो प्रमोटर ने एग्जिट भी किया उसके बाद भी जो ये एक रेंज बनी हुई है, इससे नीचे नहीं आया स्टॉक, और जो इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक, यहाँ पर 3 वीक्स बैक, तो उसको नीचे रिट्रेस होकर नीचे नहीं आया, यानी कि जितना माल था ऊपर के ऊपर ही खरीद लिया गया। ये इसकी स्ट्रेंथ है। नाउ जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है दैट इज 3300। अब इस 3300 से अलावा एक और यहां पर टेक्निकल टारगेट बनता है, और वो टेक्निकल टारगेट एक्चुअल में अगर हम ये रिट्रेसमेंट देखें, अभी जहां से नीचे आना शुरू किया, तो इसने एग्जैक्टली जो पहले रेसिस्टेंस था सेम लेवल से नीचे आया, और जब ये नीचे आ चुका है और वापस यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा, तो ये एक वापस से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर हम इसको कप विद हैंडल पैटर्न कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ये पूरा बनता हुआ नजर आता है। और इसका एक फ्रेश टारगेट हमें नजर आएगा जो यहां से और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि डेप्थ से लेकर अब हम इसको मार्क करेंगे जो रिसेंट रेसिस्टेंस है 2980 का, वहां तक इसको पिक करेंगे, और पिक करके इसको ब्रेकआउट लेवल से, जो अपकमिंग ब्रेकआउट लेवल होगा वहां से मार्क करेंगे, एंड इसका टारगेट आता है 3938। अब करंट प्राइस से अगर हम 3938 देखने लगे, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 43% का पोटेंशियल गेन है करंट प्राइस से लेकर, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 2755 वहां से लेकर। और ये हमारा टेक्निकल टारगेट लाइफ टाइम हाई के अंदर अंदर में आता है। और क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि लाइफ टाइम हाई से ऊपर अगर स्टॉक प्राइसेस को रखना है तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद के लेवल्स अलग तरीके से देखे जाने चाहिए कि स्टॉक प्राइस ने बहुत लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ा रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस एक ही रेंज में है, तो डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन लाइफ टाइम हाई तक किसी भी स्टॉक का जाना थोड़ा सा इजी होता है, और अगर खासतौर से वहां पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी हो और वहां पर इस तरह से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हो, तो यहां पर ये क्लियर कट पूरा ट्रेड है। 43% के आसपास का यहां से गेन नजर आता है इस रिट्रेसमेंट के बाद भी। और रिट्रेसमेंट के अंदर अंदर छोटी सी रिट्रेसमेंट में ही जितना भी यहाँ पर माल बेचा गया था, जो प्रमोटर्स ने बेचा था, जो 20% के आसपास था, वो सारा का सारा बाय कर लिया गया। मीन्स एक ही रेंज में रखकर सारा माल इस तरह से बाय कर लेना, ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है, और बायर्स यहाँ पर किसी भी जो मार्केट में माल बिकने के लिए आ रहा है उसको बाय करने के लिए तैयार हैं, इस चीज की स्ट्रेंथ को दिखाता है। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, लेकिन मेरे बुलिश होने से आपको बुलिश होने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर टेक्निकली क्या इंपैक्ट आता है जब एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की तरफ स्टॉक बढ़े और नया पैटर्न बनता हुआ नजर आए, तो हायर लेवल्स कैसे अचीव किया जा सकते हैं। दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ जब न्यूज आए प्रमोटर के एग्जिट करने की, तो उसकी डिटेल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ना कि हेडलाइंस को पढ़कर परेशान हो जाएं। ये चीजें जब आप खुद से स्टडी करने की कोशिश करोगे तो और आसान तरीका निकलेगा, और आप और ज्यादा कन्विक्शन के साथ उन स्टॉक्स में पैसा लगा पाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करना भी है, कराना भी है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।